हेलो दोस्तों, मैं लव कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीके के 10 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जो आपको काम आएंगे बिहार एसएससी के पीटी और मेंस में। और हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट निकला है, हाई कोर्ट असिस्टेंट पटना, उसमें बीपीएससी असिस्टेंट और बीपीएससी में भी आएगा काम, दरोगा में भी आएगा काम दोस्तों, याद रखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो है दोस्तों वो प्राप्त किया जाता है खरगोश से। और अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और भेड़िया से जो ऊन प्राप्त किया जाता है भेड़ से दोस्तों, उससे यह 3 गुना अधिक जो है मुलायम और गर्म होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन दोस्तों कि पश्मीना ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो बकरी से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। और भेड़ों की संख्या भी सबसे अधिक कहाँ में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत के वाटरमैन यानी कि जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को दोस्तों, याद रखिएगा राजेंद्र सिंह। कैलाश सांखला की बात करें दोस्तों तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है, सलीम अली को। जबकि आर के सिन्हा यानी कि रविंद्र कुमार सिन्हा को जो है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये सब दरोगा के एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों राजेंद्र सिंह। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला, जबकि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली। अगर पूछेगा दोस्तों सलीम अली के जो है कार्यस्थली कहाँ था दोस्तों, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब भारत का पहला जो है दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ में, तो पटना विश्वविद्यालय पटना में दोस्तों। जबकि डॉल्फिन प्रजनन केंद्र दोस्तों, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र याद रखिएगा। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की बात करें दोस्तों तो यह भागलपुर में बन रहा है दोस्तों, डॉल्फिन प्रजनन के, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बिहार के एग्जाम के लिए ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तारिख ए दिलकुशा नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो तारिख ए दिलकुशा नामक पुस्तक की रचना दोस्तों तो किया गया है भीमसेन के द्वारा दोस्तों। भीमसेन की बात करें दोस्तों तो भीमसेन जो रहते थे दोस्तों औरंगजेब के दरबार में रहते थे। औरंगजेब को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को दोस्तों। सुषुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यह शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। शल्य चिकित्सा के जनक यानी कि प्लास्टिक सर्जरी। भीमसेन फारसी भाषा के लेखक थे, मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में लिपिक पर कार्य करते थे, लिपिक के पद पर थे। शल्य चिकित्सा का जनक सुषुप्त को कहा जाता है दोस्तों, और जबकि वर्तमान में जोसेफ लिस्टर को भी शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है, खोज किए वर्तमान में, जबकि पुराने ज़माने में सबसे पहले सुषुप्त है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों चरक संहिता की रचना किसने किया था, तो चरक संहिता की रचना चरक किए थे दोस्तों। तो चरक जो है पूछ देता है क्वेश्चन कि किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये सब किसके दरबार में रहते थे दोस्तों, कनिष्क। कुषाण वंश का एक महान शासक हुआ करता था कनिष्क दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया। तो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए दोस्तों भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों थूथुकुडी। थूथुकुडी कहाँ में दोस्तों, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु दोस्तों। श्रीहरिकोटा की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश से दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। और यहीं से दोस्तों इसरो जो है अपना जो है रॉकेट लॉन्च कहाँ से करता है, तो श्रीहरिकोटा से ही करता है दोस्तों। कलाम द्वीप की बात करें तो डीआरडीओ अपना प्रक्षेपण करता है दोस्तों, तो अधिकतर तो कलाम द्वीप दोस्तों उड़ीसा, याद रखिएगा। आप पोखरण तो सभी कोई जानते होंगे दोस्तों, पोखरण जो है राजस्थान में है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है पोखरण दोनों किया गया, पोखरण में 1974 और 1998 दोस्तों, याद रखिएगा। पोखरण परीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए दोस्तों, पोखरण। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था है दोस्तों। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
और कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में स्थित है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ है, याद रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा। तो दूसरा जो थे दोस्तों तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद 1896 ईस्वी में बने थे। यही जब अध्यक्ष थे दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं दोस्तों, रहीमतुल्लाह सयानी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 ईस्वी में दोस्तों इन्हीं जब कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था तो यहीं पर सबसे पहले जो है दोस्तों वंदे मातरम को गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम। और आनंद मठ पुस्तक कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? बंगाली, याद रखिएगा, बंगाली। और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें दोस्तों तो यह कांग्रेस के वर्तमान में ये अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता से पहले तक कांग्रेस के अध्यक्ष 3 महिलाएं रही थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। एनी बेसेंट बनी थी दोस्तों 1917 में, उसके बाद सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में, और उसके बाद नीली सेन गुप्ता 1933 में। यानी कि 17, 8, 25, 25, 8, 33, यानी कि आशा बनी थी कलकत्ता कानपुर कलकत्ता दोस्तों, याद रखिएगा। कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, कलकत्ता में बनी थी सबसे पहले एनी बेसेंट, फिर कानपुर में बनी सरोजनी नायडू, फिर कलकत्ता में बनी नीली सेन गुप्ता दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इंदिरा साहिनी बनाम दोस्तों तो यह जो निर्णय आया था दोस्तों तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के बाद जो गठन होता है दोस्तों और पिछड़े वर्ग ओबीसी को जो है आरक्षण मिलता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मंडल आयोग का गठन भी होता है, याद रखिएगा, मंडल आयोग 1979। मूल ढांचे का सिद्धांत तो हम लोग जानते हैं दोस्तों किस में आया था, आगे चलते हैं देखते हैं कि निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा जो है पुट्टा स्वामी केस में दिया गया। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के 1 में रखा गया है, निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार। केशवानंद भारती केस में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, इसमें 13 न्यायाधीशों का पीठ बैठा था। अब तक का सबसे बड़ा न्यायाधीशों का पीठ बैठा था सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, तो केशवा भारती केस में केशवानंद भारती। तो इसमें जो दोस्तों मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था, प्रस्तावना को कहा गया था कि यह संविधान का मूल ढांचा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जहाँ वर्षा होती है दोस्तों कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में जो है दोस्तों केरल और कर्नाटक, क्योंकि वहाँ पर जो है आम को पकाने के लिए जल्दी से यह मददगार होता है और इसीलिए वहाँ पर आम्र वर्षा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। गर्मी के मौसम में केरल तथा कर्नाटक राज्य में जो वर्षा होती है जिससे आम जो दोस्तों आम को जल्दी पकने में मदद मिलती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। गर्मियों में उत्तर भारत में जब लू चलती है उसी समय पश्चिम बंगाल में उस लू को काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं, ये भी दोस्तों रखिए, याद रखिए, काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब संविधान से ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो अनुच्छेद हो जाएगा 348 के 1 दोस्तों। हाई कोर्ट 324 अनुच्छेद से शुरुआत होता है दोस्तों, भारत का उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय हैं, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था 2019 में जो दोस्तों जिसको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया, जबकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया दोस्तों। उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होती है, जबकि सबसे कम होता है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय सबसे कम दोस्तों।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा और आप बना दिए तो सबसे 1 नंबर आगे रहिएगा कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा किस केस में हुआ था। तो फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज था, उसको सजा किस केस में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर, कानपुर षड्यंत्र और चटगांव दोस्तों। तो चारों ही महत्वपूर्ण केस है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है दोस्तों, तो ये थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र यानी कि सॉन्डर्स की हत्या के लिए। और चटगांव षड्यंत्र दोस्तों, तो चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। चटगांव में जो है लूट लेते हैं, जो वहाँ पर सैनिकों का जो है छावनी रहता, वहाँ से सभी हथियार। सूर्यसेन। 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र मामला ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया एक विवादास्पद अदालती मामला था। यह 3 अंग्रेजों सहित 29 ट्रेड यूनियनों की गिरफ्तारी एवं बाद में मुकदमे के साथ शुरू हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा किस केस में हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र, सॉन्डर्स की हत्या, याद रखिएगा दोस्तों। और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दिया गया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितना बच्चे सब मार देते दोस्तों कि बम फेंके थे असेंबली में, उस कारण उनको फांसी की सजा हुई थी, तो ना वो केस में नहीं हुआ था दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार एसएससी के पीटी में पूछा गया इस बार 2022 में दोस्तों। खरोष्टी लिपि के जन्मदाता कौन है, तो खरोष्टी लिपि के जन्मदाता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कातिब, याद रखिएगा कातिब हो जाएगा सही आंसर, इसके खरोष्टी लिपि के कातिब हो जाएंगे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।